वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। सबसे पहला है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ड्रामा एज इट क्रिएट्स टेंशन एंड कीप्स द ऑडियंस एंगेज्ड। सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है। तो हिंदी में हम इसे कहते हैं संघर्ष या फिर हम कह सकते हैं मतभेद। तो ये एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसी ड्राइविंग फोर्स है किसी भी ड्रामा के लिए जो कि उस स्टोरी में टेंशन को क्रिएट करती है और साथ ही साथ जो ऑडियंस है, जो जनता है, उसको इंगेज रखती है, यानी कि स्टोरी से कनेक्टेड रखती है। इट कैन बी एक्सटर्नल बिटवीन कैरेक्टर्स और ग्रुप्स और इंटरनल विद इन अ कैरेक्टर्स माइंड और इमोशंस। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। जब ये एक्सटर्नल होगा तो या तो अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या फिर ग्रुप्स के बीच में हो सकता है। और अगर ये इंटरनल होगा तो जो हमारे कहानी का कैरेक्टर होगा उसके अंदर खुद किसी दो बातों को लेकर या और भी कई चीज़ों को लेकर उसके मन में, उसके माइंड और इमोशंस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी यूज टू एक्सप्लोर थीम्स सच एज पावर, मोरालिटी एंड ह्यूमन नेचर। और कॉन्फ्लिक्ट को राइटर्स किस लिए यूज़ कर सकते हैं कि जब उन्हें किसी पावर की थीम पर कुछ बताना हो, ठीक है, मोरालिटी मतलब जो नैतिकता है उसके ऊपर कुछ बताना हो, ह्यूमन नेचर के ऊपर कुछ बताना हो, तो हम वहाँ पे राइटर्स कॉन्फ्लिक्ट का यूज़ करते हैं, तभी स्टोरी जो है हमारी आगे की तरफ बढ़ती है। In William Shakespeare's play Romeo and Juliet, the conflict between the Capulet and Montague families drives the tragic events of the play। यहाँ पे मैंने हर एक एलिमेंट के बाद एक एग्जाम्पल दिया है, आप इसको भी याद कर सकते हैं या फिर कोई और आप जानते हो जैसे कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल किसी भी नॉवल में, किसी स्टोरी में, तो उसको आप लेकिन यहाँ पर बेटर ये रहेगा कि आप किसी ड्रामा के थ्रू ही उस एग्जाम्पल को बताइए, क्योंकि हम एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा पढ़ रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट का एग्जांपल अगर आपको किसी ड्रामा में याद है तो वो लिख दीजिए, वरना मैंने हर एक एलिमेंट के बाद आपको यहाँ पर मेंशन करा है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्लियर है। इससे ये याद रखिए कि इट इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ड्रामा, कि जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा किसी स्टोरी में, किसी ड्रामा में, तो जो हमारी स्टोरी है वो आगे ड्राइव नहीं करेगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। सेकेंड है डिक्शन। डिक्शन हिंदी में हम बोल सकते हैं शब्दों का चयन, कि जिस भाषा में जिन शब्दों को यूज़ करके वो ड्रामा लिखा गया है तो वो कैसा यूज़ करा है राइटर ने। इट रिफर्स टू द चॉइस एंड यूज़ ऑफ वर्ड्स इन अ प्ले, कि किन वर्ड्स, किन शब्दों का इस्तेमाल राइटर ने उस प्ले में करा है। एंड कैन इंक्लूड एलिमेंट्स लाइक टोन, लैंग्वेज एंड सिंटेक्स। और इसी में कई चीज़ें और भी इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे कि वो जो भाषा है वो किस टोन में राइटर लिख रहा है, कौन सी भाषा में वो लिख रहा है। एंड सिंटैक्स, सिंटैक्स हम बोलते हैं द स्टडी ऑफ द रूल्स दैट गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। किसी भी भाषा में जो वाक्य होते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है, जब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो जो राइटर हैं वो इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज, यानी काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं सिंटैक्स के ऊपर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर क्रिएटिंग मूड एंड मीनिंग इन अ प्ले। डिक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस लिए? किसी भी प्ले में जो मूड है, जो उस प्ले का थीम है, ठीक है, या फिर उस प्ले का जो एक अंडरलाइंग मतलब है जो राइटर अपने ऑडियंस को बताना चाह रहा है, तो वो क्रिएट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिक्शन। द वर्ड्स दैट कैरेक्टर्स यूज कैन रिवील देयर पर्सनैलिटीज, रिलेशनशिप्स एंड मोटिवेशंस। देखिए यहाँ पर इसका जो मेन एक इम्पॉर्टेंस है डिक्शन की, वो बता रहे हैं कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं किसी भी प्ले में, जो पात्र हैं अलग अलग, तो उनकी पर्सनैलिटी रिवील होती है, वो किस तरह की भाषा का यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स जो हैं वो मतलब वर्ड्स से, डिक्शन से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकती हैं। एंड मोटिवेशंस, कि मतलब जो भी कहानी में जो भी कैरेक्टर हैं उनके क्या मकसद हैं, क्या मोटिवेशन है, तो ये सब चीज़ें डिक्शन पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती हैं। In Tennessee's Williams play A Streetcar Named Desire, the use of southern dialect by the characters helps to establish the setting and the themes of the play। टेनेसी विलियम का प्ले है स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, तो उसमें जो डायलेक्ट है, डायलेक्ट हम बोलते हैं बोली, तो वो थोड़ी सदर्न स्टाइल की है, ठीक है, सदर्न डायलेक्ट है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो कैरेक्टर्स हैं जब सदर्न डायलेक्ट को यूज़ करेंगे तो उस कहानी की जो सेटिंग है, यानी किस टाइम पर वो सेट है कहानी, किस जगह पर सेट है और उस कहानी का प्ले क्या है, तो वो सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है डिक्शन। अब सोचिए अगर आप कोई खुद एक राइटर हैं और कहानी लिख रहे हैं, आप मान लीजिए किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर आप एक कहानी लिखना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें आप जो डिक्शन है वो थोड़ा सा मॉडर्न यूज़ कर दें अगर,
तो वो पढ़ने वाले को लगेगा तो हाँ वो मीनिंग समझ जाएगा कहानी का कि आप क्या बताना चाह रहे हैं कहानी में, लेकिन वो उससे इतना ज़्यादा रिलेट कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या हुआ, आप जो सेटिंग थी उसके अकॉर्डिंग आपने डिक्शन यूज़ नहीं करा। तो इसी तरह से मान लीजिए एक कहानी है किसी एक अर्बन एरिया की, ठीक है, जो शहरी इलाका होता है वहाँ की कहानी है, लेकिन वहाँ के जो कैरेक्टर्स हैं उनको आपने क्या थोड़ी सी रूरल लैंग्वेज बुलवा दी, तो फिर वो कनेक्ट, या उल्टा भी हो इसका कि कहानी किसी गांव के इलाके की है और वहाँ पर आप लैंग्वेज थोड़ी सी मॉडर्न लिखते हैं जो कि शहरी इलाकों में यूज़ होती है, तो वहाँ पर डिक्शन क्या कहेंगे कि वो रॉन्ग चॉइस हो गया, आपने सही तरह से डिक्शन को यूज़ नहीं करा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कहानी किसी भी प्ले में डिक्शन का सही से इस्तेमाल करना। नेक्स्ट देखते हैं एपिलॉग। एन एपिलॉग इज अ सेक्शन ऑफ अ प्ले दैट कम्स आफ्टर द मेन एक्शन इज कंप्लीट। जब भी किसी कहानी का मेन एक्शन यानी मेन स्टोरी जब खत्म हो जाती है, उसके बाद जो सेक्शन आता है जो थोड़ी सी कहानी दिखाता है कोई भी राइटर, तो उसे हम बोलेंगे एपिलॉग। और ये किस लिए यूज होता है? टू प्रोवाइड क्लोजर टू द स्टोरी और ऑफर एडिशनल कमेंट्री ऑन द इवेंट्स ऑफ द प्ले। या तो उस कहानी के बस बिल्कुल जैसे क्लोजर हम बोलते हैं कोई भी किसी भी चीज़ का जब समापन होता है, तो उस कहानी को समाप्त करने के लिए, या फिर थोड़ा सा जो इवेंट हुए हैं प्ले में कहानी में, तो उसको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन एडिशनल कमेंट्री उसमें ऐड करने के लिए। एपिलॉग्स कैन बी यूज टू रिफ्लेक्ट ऑन द थीम्स ऑफ द प्ले और ऑफर इंसाइट इनटू द कैरेक्टर्स फ्यूचर्स। क्योंकि जो मेन इवेंट खत्म हो गए तो जो कैरेक्टर्स हैं हमारे मेन, ठीक है, उनके फ्यूचर में क्या होता है वो सब बताने के लिए एपिलॉग का यूज़ करा जाता है। इन द प्ले द टेम्पेस्ट, विलियम शेक्सपियर का प्ले है काफ़ी फेमस, द टेम्पेस्ट, द एपिलॉग इज स्पोकन बाय द कैरेक्टर प्रॉस्पेरो एंड सर्व्स टू टाई अप लूज एंड्स एंड ऑफर अ मैसेज अबाउट द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। ठीक है, तो इस ये जो प्ले है द टेम्पेस्ट, इसमें एपिलॉग जो है वो एक प्रॉस्पेरो नाम का कैरेक्टर है वो बोलता है, और उसका यूज़ क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है कि जो भी कहानी में कुछ एक आध चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो अभी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाई हैं, तो उसको हम बोलेंगे टाई अप लूज एंड्स, तो वो करने के लिए। या फिर एक मैसेज हो सकता है कि फॉरगिवनेस यानी किसी को माफ़ करने की जो पावर है उसके बारे में कोई मैसेज राइटर हमें देना चाह रहे थे, तो वो उन्होंने इस एपिलॉग के थ्रू दिया। नेक्स्ट है एपिथेट। एन एपिथेट इज अ डिस्क्रिप्टिव फ्रेज दैट इज यूज टू कैरेक्टराइज अ पर्सन ऑब्जेक्ट और आइडिया। ठीक है, ये एक डिस्क्रिप्टिव फ्रेज होता है, यानी किसी भी पर्सन को, ठीक है, किसी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की, या फिर किसी आइडिया की कैरेक्टरिस्टिक को बताने के लिए एक डिस्क्रिप्टिव फ्रेज होता है, यानी उसको और ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए जो फ्रेज यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं एपिथेट। इट इज़ अ पावरफुल टूल फॉर क्रिएटिंग विविड इमेजरी एंड एम्फसाइजिंग सर्टेन क्वालिटीज़ और थीम्स। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो राइटर है वो सिर्फ जैसा वो बताना चाह रहा है अगर सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करे लिटरल वे में, तो वो उतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर पाएगा अपनी बात को, तो इस वजह से वो एपिथेट का यूज़ करता है, थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्क्राइब करता है। एपिथेट्स कैन बी यूज टू कन्वे कैरेक्टर ट्रेट्स, बिल्ड टेंशन और क्रिएट इमोशनल इम्पैक्ट। ये किस लिए यूज हो सकता है कि जो कैरेक्टर हैं जो पात्र हैं तो उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं उनको बिल्ड करने के लिए, ठीक है, कहानी में जो टेंशन, मैंने जैसे पहला पॉइंट था इसका कॉन्फ्लिक्ट को, तो उसको थोड़ा सा और ज़्यादा बिल्ड करने के लिए, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए यूज़ हो सकता है। और क्रिएट इमोशनल इम्पैक्ट, या फिर एक जो भावनात्मक असर पड़ता है किसी भी कहानी में, तो उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए एपिथेट का यूज़ होता है। अब देखिए एग्जाम्पल में है एक पोएम है द ओडिसी, तो उसमें कैरेक्टर जो है ओडिसस इज ऑफन रिफर्ड टू एज द मैन ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, एम्फसाइजिंग हिज क्लेवरनेस एंड एबिलिटी टू आउटस्मार्ट हिज एनिमीज। ठीक है, तो इस पोएम में क्या होता है, एक जो कैरेक्टर है उसे अक्सर किस फ्रेज से रेफर करा जाता है, द मैन ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मतलब कोई भी चीज़ जो बिल्कुल सीधी सादी ना हो, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो इसी से क्या होता है कि जो उस कैरेक्टर की क्लेवरनेस है यानी जो चालाकी है वो दिखती है, एंड एबिलिटी टू आउटस्मार्ट हिज एनिमीज। आउटस्मार्ट यानी किसी को भी अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी चतुरता से मात दे देना, तो अपने एनिमीज को वो किस तरह से आउटस्मार्ट करता था, इस बात पे और ज़्यादा एम्फेसाइज मिलता है जब हम सुनते हैं उसके बारे में, दैट ही इज़ द मैन ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। नेक्स्ट देखते हैं यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है? इट इज़ अ वर्ड ऑफ फ्रेज दैट इज़ यूज टू रिप्लेस अ मोर हार्श और अनप्लेजेंट टर्म। ठीक है, कई बार राइटर क्या होता है कुछ चीज़ें अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहा है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता जो कि पोलाइट ना हो या फिर सोशली एक्सेप्टेबल ना हो, लोग इतना इजीली उन वर्ड्स का यूज़ ना करते हो, तो उनकी जगह
किसी और वर्ड का यूज़ करना, किसी और फ्रेज का यूज़ करना, ठीक है, उसको रिप्लेस कर देना, क्योंकि जो हार्श और अनप्लेजेंट टर्म है वो राइटर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहता है। तो उसकी जगह जब वो कोई दूसरे वर्ड और फ्रेज का यूज़ करेगा तो उस एलिमेंट को हम बोलेंगे यूफेमिज्म, ठीक है। इट इज़ ऑफन यूज टू अवॉइड ऑफेंस और टू मेक समथिंग साउंड मोर पोलाइट, ठीक है, ये मैंने बता दिया। यूफेमिज्म कैन बी used to create a sense of irony or satire or to explore sensitive topics with greater nuance, ठीक है। इस किस लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आयरनी या फिर सटायर को क्रिएट करने के लिए, और टू एक्सप्लोर सेंसिटिव टॉपिक्स, या फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, लोग इजीली इतना आपस में उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, तो फिर वहाँ पर यूफेमिज्म का इस्तेमाल राइटर करता है। एडवर्ड एल्बी का प्ले है हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो यूफेमिज्म का इस्तेमाल करते हैं अपने अल्कोहलिज्म, मतलब जो बहुत ज़्यादा लोग शराब पीते हैं तो उस एक्ट को हम बोलते हैं अल्कोहलिज्म, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक हो गया जो जनरली कोई इतना इजीली बात नहीं करना चाहता, ठीक है। तो डिसफंक्शनल रिलेशनशिप, यानी जो उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, तो इस वजह से वहाँ पे वो किस चीज़ से, जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सीधी तरह से सामना करने से वो बच जाते हैं, किसके थ्रू, यूफेमिज्म का इस्तेमाल करके। वहाँ पर राइटर ने यूफेमिज्म का यूज़ करा। नेक्स्ट है यूफनी। It refers to the use of pleasing or melodious sounds in language. It can be achieved through the use of techniques such as alliteration, assonance, and rhyme, and can create a powerful emotional effect in a play. Euphony can be used to create a sense of harmony or dissonance in a play and to create a specific mood or atmosphere, ठीक है। जब भी कोई सेंटेंस में राइटर कुछ ऐसे वर्ड्स को आप कह लीजिए, या फिर यहाँ पे लिखा है मेलोडियस साउंड्स को यूज़ करता है जिससे कि वो थोड़ा सा और ज़्यादा इमोशनल इफेक्ट डाल सके रीडर के ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे यूफनी, ठीक है। जैसे टेक्निक्स आपने सुनी होंगी, कई तरह की इंग्लिश लिटरेचर में यूज़ होती हैं, जैसे कि एलिटरेशन। तो इसका क्या मतलब, जब सेम लेटर या फिर सेम साउंड, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है उसमें चार वर्ड हैं और उन चार में से तीन वर्ड सेम लेटर से शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम उसको बोलेंगे एलिटरेशन, क्योंकि वो सेम लेटर हो गया, सेम साउंड वो प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम बोलेंगे एलिटरेशन। एजोनेंस होता है, ठीक है, कि स्वरों की जो एकता होती है वो दिखाने के लिए। या फिर राइम, जैसे ज़्यादातर आप पोएम्स में इस वर्ड को आपने सुना होगा कि जो राइम होता है उसको यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो इससे पावरफुल इमोशनल इफेक्ट एक जनरेट होता है प्ले में। और हार्मनी या फिर डिसोनेंस, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हार्मनी हम बोलते हैं जब भी लोगों के बीच में सामंजस्य होता है, तो वो क्रिएट करने के लिए। या फिर डिसोनेंस, उसका एक तरह से आप कह सकते हैं अ, तर्क करना, या फिर जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में किसी बात को लेकर मतभेद हो जाता है उनके बीच में, तो वो क्रिएट करने के लिए भी यूफनी का इस्तेमाल होता है। वो राइटर पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा क्रिएटिव है, कि किन साउंड से अगर उसे हारमोनी लेके आनी है अपने प्ले में, ठीक है, तो वहाँ पे किन साउंड्स का वो इस्तेमाल करे, किन वर्ड्स का इस्तेमाल करे, और अगर उसे डिसोनेंस लेके आना है तो किन वर्ड्स का इस्तेमाल करे। तो ये राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से इस एलिमेंट को यूज़ कर सकता है। जैसे कि शेक्सपियर का प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो इसमें जो कैरेक्टर है पोर्शिया, वो डिलीवर करती है कि स्पीच, ठीक है, उसमें एलिट्रेशन और एसोनेंस का यूज़ करती है बहुत ज़्यादा वो जो कैरेक्टर है। तो उससे क्या होता है कि सेंस ऑफ हार्मनी और रेजोल्यूशन। तो हार्मनी मैंने बता दिया, जैसे कि सामंजस्य बोलते हैं हिंदी में, और रेजोल्यूशन यानी किसी भी चीज़ का जो समाधान होता है, तो उसको क्रिएट करने के लिए वहाँ पर उस कैरेक्टर ने, जो पोर्शिया नाम का कैरेक्टर है, उसने यूज़ करा एलिट्रेशन और एसोनेंस का, मतलब यूज़ करा विलियम शेक्सपियर ने, लेकिन इस कैरेक्टर के थ्रू। नेक्स्ट है मेलाप्रॉपिज्म। A malapropism is the use of a word that is similar in sound but different in meaning to the intended word. Intended word, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि कई सारे वर्ड्स होते हैं जिनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं, हम कहेंगे कि जो भी साउंड उन वर्ड्स को बोलते समय निकलती है वो काफ़ी हद तक सिमिलर, मतलब एकदम सेम नहीं होगी लेकिन काफ़ी मिलती जुलती होती है, लेकिन जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। और देखिए इस तरह सा ज़्यादातर कब यूज़ होता है, जब हम कॉमेडिक इफेक्ट, यानी मान लीजिए कोई कॉमेडी प्ले है तो उसमें आप इस तरह की जो एक मैलाप्रॉपिज्म वाला एलिमेंट है वो आप देखेंगे कि राइटर यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, ह्यूमरस मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है,
यानी जो थोड़ा सा ह्यूमरस आप जानते हैं वही कॉमेडी का मतलब। तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में, मिसकम्युनिकेशन, मतलब कोई कैरेक्टर है बोलना कुछ और चाह रहा है लेकिन क्योंकि उसने वो गलत वर्ड यूज़ कर दिया तो इस वजह से वहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। दे कैन बी यूज टू एक्सप्लोर थीम सच एज सोशल क्लास, एजुकेशन एंड लैंग्वेज बैरियर्स। और इसका यूज़ देखिए, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, हमारे वर्ड्स, लैंग्वेज से रिलेटेड। तो सोशल क्लास से रिलेटेड, कि कई बार क्या होता है, सोशल क्लास यानी कि जो हमारे समाज में डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं, तो वो दिखाने के लिए कि दो क्लासेस के बीच में क्या अंतर है। एजुकेशन तो सीधा सीधा है कि मान लीजिए किसी को वो पता है कि वर्ड इस तरह का कुछ है लेकिन उसे सही वर्ड नहीं पता, तो वो गलत का जब यूज़ कर देगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि एजुकेशन में इतना ज़्यादा उसको हाँ, अभी मतलब नहीं मिल पाई एजुकेशन, तो इस वजह से वो गलत वर्ड यूज़ करा। या फिर लैंग्वेज बैरियर्स, कई बार क्या होता है कि कोई वर्ड है वो एक लैंग्वेज में हो सकता है कि कुछ मतलब हो और दूसरी लैंग्वेज में उसी से मिलता जुलता जो वर्ड हो उसका कुछ और ही मतलब हो। तो इस वजह से जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं वो भी यहाँ पर दिखाने के लिए राइटर इसका यूज़ कर सकता है। एक प्ले है द राइवल्स, तो उसकी एक कैरेक्टर है मिसेस मैलाप्रॉप, तो वो उनके कैरेक्टर ने रेगुलर उस प्ले में इस एलिमेंट का यूज़ करा है, सच एज एलिगरी इंस्टेड ऑफ एलर्जी। तो उन्हें बोलना होता था एलर्जी लेकिन वो यूज़ क्या करती थी, एलिगोरी। अब देखिए वर्ड जो हैं काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं लेकिन थोड़ा सा कॉमिकल इफेक्ट लाने के लिए, कॉमेडी इफेक्ट लाने के लिए वहाँ पर राइटर ने इस तरह से इस कैरेक्टर को लिखा। नेक्स्ट है ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी अकर्स व्हेन द ऑडियंस knows समथिंग दैट द कैरेक्टर्स डू नॉट। ठीक है, ड्रामेटिक आयरनी कब होती है, जब ऑडियंस को कहानी में कुछ ऐसा पता हो जो उस कहानी के जो खुद के कैरेक्टर्स हैं उन्हें खुद ही ना पता हो वो बात, तो उसको हम बोलेंगे ड्रामेटिक आयरनी। इससे क्या होगा, इट कैन क्रिएट टेंशन एंड सस्पेंस इन अ प्ले, यानी कहानी में जो रोमांच होता है, ठीक है, वो क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। एज द ऑडियंस वेट्स फॉर द कैरेक्टर्स टू कैच अप टू वॉट दे ऑलरेडी नो, क्योंकि जो ऑडियंस है वो हमेशा इस बात का वेट करेगी कि जो बात उनको पता है, मतलब जो ऑडियंस को खुद पता है, तो वो कहानी के अंदर जो कैरेक्टर हैं जब उनको ये बात पता चलेगी तो वहाँ पर कहानी किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है सस्पेंस मतलब क्रिएट होता है, रोमांच। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू हाईलाइट थीम्स ऑफ फेट, पावर एंड द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ठीक है, किसी भी तरह की थीम जैसे कि फेट हो गया, पावर हो गया, एंड द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, की मान लीजिए कहानी में कोई कैरेक्टर है, उसकी नॉलेज की भी कुछ ना कुछ लिमिट्स हैं, यानी जो ह्यूमन है वो हर चीज़ नहीं जान सकता, तो उसकी लिमिटेशंस को भी ये जो ड्रामेटिक आयरनी है ये थोड़ा सा एम्फेसाइज करती है। ड्रामेटिक irony can be used to create a sense of tragedy और comedy and to subvert audience expectation। और ड्रामेटिक आयरनी से क्या होगा कि राइटर सेंस ऑफ ट्रेजिडी या फिर कॉमेडी, मान लीजिए किसी तो आप नॉर्मल किसी प्ले में अगर देखेंगे तो आपको ये देखने को अक्सर मिलेगा। ठीक है, एंड टू सबवर्ट ऑडियंस एक्सपेक्टेशन, सबवर्ट का मतलब होता है कि किसी भी कहानी को एकदम ऐसे मोड़ दे देना कि ऑडियंस ने वो चीज़ एक्सपेक्ट ना करी है। देखिए आप कोई कहानी पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं है आगे क्या होने वाला है लेकिन आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है। तो लेकिन वहाँ पर अगर ड्रामेटिक आयरनी राइटर ने क्रिएट करी है तो वहाँ पर वो सबवर्ट करने के लिए उसको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि ये करना काफ़ी ज़रूरी होता है कि किसी ना किसी पॉइंट पर कहानी जो है वो इस तरह से कुछ मोड़ ले ले जहाँ पर देखिए इसमें मैंने इसका मीनिंग भी लिखा है, टेकिंग अ स्टोरी और प्लॉट इन एन अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन, किसी ऐसी डायरेक्शन में कहानी को ले जाना जो ऑडियंस है वो एक्सपेक्ट ना कर रही हो, तो इसको हम बोलेंगे ड्रामेटिक आयरनी। मतलब इसको हम क्रिएट करते हैं, राइटर जो है वो क्रिएट करते हैं ड्रामेटिक आयरनी का यूज़ करके। तो देखिए इन जो प्ले एक है ओथेलो विलियम शेक्सपियर का, तो इसमें जो ऑडियंस है उसको पता होता है कि जो इयागो है ना, तो इयागो जो है वो एंटेगनिस्ट है इस कहानी में। तो उसे पता है कि जो ऑडियंस है वो ओथेलो के खिलाफ ही प्लॉट कर रहा है, पर ओथेलो को खुद नहीं पता कि जो इयागो है जो एंटेगनिस्ट है उसके असली इंटेंशंस क्या हैं। तो इसी वजह से एक ड्रामेटिक आयरनी जो है वो पूरे प्ले में, मतलब पूरे प्ले के एंड तक जो ऑडियंस है जो उसे देखती है या पढ़ती है उनके दिमाग में ये चलता रहेगा कि जब ओथेलो को पता चलेगा कि इयागो ही उसके खिलाफ प्लॉट कर रहा था तो फिर क्या होगा। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी सस्पेंस बना रहता है। ये एग्जाम्पल भी आप इंक्लूड कर सकते हैं और भी कोई एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल हैं ये सारे पॉइंट्स जो आपके सिलेबस में थे, मैंने सारे ही कवर करें। तो इसको आप पढ़िए आराम से। मैंने जो सिलेबस देखा था बीए सेकंड का जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें थे ये सारे, और आप जनरली भी पढ़ सकते हैं इनको आपकी जनरल नॉलेज के लिए।
और इसके अलावा जो भी आपको टॉपिक समझ में ना आया हो इसमें या फिर किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड, तो क्वेश्चन कमेंट्स में करिएगा। थैंक यू।